नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के सेट नंबर 14। इससे पहले 13 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 30 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसका गठन किया गया था। इसके लिए विधेयक को कब लोकसभा में पारित किया गया था दोस्तों? लोकसभा में कब पारित किया गया था? लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था। वहीं पे राज्यसभा में कब पारित किया गया था दोस्तों? 11 अगस्त सन 2000 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था। जबकि 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया था और झारखंड 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। क्लियर? किस दिन झारखंड का गठन हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर। और 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी 51.32%। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,29,88,134। क्लियर? देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है? 2.72% होता है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। पुरुषों की जनसंख्या की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो झारखंड में कितनी है? 1,69,30,315 है। प्रतिशत में कितना आता है? 51.32% होता है। महिला की जनसंख्या कितनी है? 1,60,57,819। जो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है दोस्तों? 48.68% आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ वन और झाड़ियों की अधिकता है, इस कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर?
झारखंड की उत्पत्ति जो है दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बनी है, झार और खंड। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, वन प्रदेश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और फटाफट आंसर को करते चलिए। ठीक है। नक्षत्र के चित्र कहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों? नक्षत्र के चित्र जो है इसको हमें देखने को मिलता है। पत्थर के स्लेट कहाँ से मिले हैं दोस्तों? पत्थर के स्लेट बुर्जू से मिले हैं। ठीक है। और लोहे की आरी कहाँ से मिली है? लोहे की आरी बसिया से मिली है। तो आंसर इज द सी ए बी। सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्तियां गांव का संबंध जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से है। यहाँ से क्या मिला है? सिंह शीर्ष मिला है। क्या मिला है दोस्तों? सिंह शीर्ष मिला है। क्लियर? जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? आंसर इज द ऑप्शन बी, अशोक के अभिलेख संख्या 2 में लिखा है। क्लियर? इस क्षेत्र के जनजातियों का मेरे धर्म का पालन करना चाहिए, किसमें लिखा है दोस्तों? अभिलेख संख्या 2 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पाल काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक छज्जू को भेजा था नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है। उस समय राजा कौन था दोस्तों? नागवंशी राजा कौन था? वेणुकर्ण था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद करानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से होकर गुजरा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1589 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1589 ईस्वी में ही बिहार के सूबेदार मान सिंह ने चेरो राजा भागवत राय को पराजित किया था। भागवत राय कहाँ के शासक थे दोस्तों? पलामू के शासक थे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र को जीत लेता है और मानभूम में पंचेत के किले का निर्माण करता है। किस किले का निर्माण करता है दोस्तों? पंचेत के किले का निर्माण करता है। साथ ही परा, याद कर लीजिएगा, परा और तेलकुपी में जो मंदिर रहते हैं उसका क्या करवाता है? जीर्णोद्धार करवाता है। ठीक है। राजमहल के क्षेत्र को जीतता है और साहेबगंज को अपनी राजधानी बनाता है। किसे अपनी राजधानी बनाता है दोस्तों? साहेबगंज को अपनी राजधानी बनाता है। साथ ही बरकोटा महल वाले नगरों को अकबर नगर का नाम देता है। ठीक है। 1575 में याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1575 में टकरोई की लड़ाई होती है। टकरोई की लड़ाई के बाद क्या होता है दोस्तों? जुनैद करानी बिहार जाने के क्रम में जो है रामगढ़ में रुक जाता है। ठीक है। यहीं पर इसका पीछा करते हुए मुगल की सेना भी आ जाती है। जुनैद करानी और मुगलों की सेना के बीच लड़ाई होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? रामपुर में होती है, जिसमें क्या होता है? मुगलों की जीत हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाला इतिहासकार कौन है?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, JH हैविट। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई दोस्तों? 1765 में प्राप्त हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 72 वर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के बाद कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 7 दशक लग गए थे। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी दर्भनाथ शाह थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट फॉरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए इन दोनों को भेजा गया था। क्लियर? सबसे पहले विद्रोह का दमन कौन करता है दोस्तों? सबसे पहले विद्रोह का दमन जो है लेफ्टिनेंट नन, याद कर लीजिएगा, लेफ्टिनेंट नन और गुडियार द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, नन और गुडियार के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। लेकिन इसका बाद में दमन कौन करता है दोस्तों? दमन मेजर क्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन कब चलाया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1924 ईस्वी में कराया था। 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहिरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 15। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकाला गया था। इसके अलावा और कौन कौन से साथी थे दोस्तों? कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह, ये सरस्वती देवी के साथ ही थे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ठेबले उरांव और पॉल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। कथन दूसरा कथन क्या है, इसकी शुरुआत छोटा नागपुर में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने की थी और इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पॉल दयाल नियुक्त किए गए थे। ये भी कथन यहाँ पर सही है। कथन 3 क्या कहता है दोस्तों, 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया गया था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। इस संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्या पर ध्यान आकर्षित कराना था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, उरांव इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति उरांव है। उरांव किस भाषा परिवार से संबंधित है दोस्तों? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। क्लियर? इस जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? मूल निवास स्थान कोंकण में था और झारखंड में इसका प्रवेश कब हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में पहली जनजाति कौन है? उरांव है, संथाल है, दूसरे नंबर पर उरांव का स्थान है, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे स्थान पर हो का स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। सादानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? सादानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृषि सादानों की मुख्य पेशा है। और इसका समाज कैसा है?
मातृ सतात्मक है। कैसा है दोस्तों? मातृ सतात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टोटम कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 7? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टोटम जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गोत्र टोटम, गोत्र टोटम, लिंग टोटम और व्यक्तिगत टोटम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नचनी क्या है? नृत्य, लोकगीत, चित्रकारी, इनमें से कोई नहीं। तो नचनी क्या है दोस्तों? नचनी जो है एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है। और कैसा नृत्य है? पेशेवर नृत्य है, ठीक है। स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? पूर्णिमा के दिन किया जाता है। स्त्री को नचनी कहा जाता है, स्त्री को नचनी कहा जाता है। और पुरुष को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरुष को क्या कहा जाता है? पुरुष को रसिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चाई भाषा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा इटखोरी चतरा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था दोस्तों? पाल काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है कोठेश्वर स्तूप, कोठेश्वर स्तूप यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भद्रकाली की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है दोस्तों। और बौद्ध धर्मावलंबी इसे क्या कहते हैं? तारा देवी की प्रतिमा के नाम से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुल 5 राज्यों से स्पर्श करता है। वे राज्य कौन कौन है दोस्तों? वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा। क्लियर? बिहार से यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों झारखंड के कितने जिले सटते हैं? 10 जिले सटते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। पश्चिम बंगाल से भी झारखंड के 10 जिले सटते हैं। वे कौन कौन हैं? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। क्लियर? दुमका और साहेबगंज 2 ऐसे ज़िले हैं दोस्तों जो बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है। क्लियर? पश्चिम में छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, इससे झारखंड के 4 जिले मिलते हैं। याद रखिएगा कौन कौन? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। दक्षिण में आपको उड़ीसा देखने को मिलता है और उड़ीसा से कौन कौन जिले लगते हैं? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 600 मीटर। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 600 मीटर। और रांची पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है दोस्तों? रांची का पठार सबसे बड़ा पठारी भाग है। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और नदियाँ पठार के किनारों पर ढाल के कारण क्या निर्माण करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ा घाघ, जो कि बूढ़ा नदी पर मिलती है। हुंडरू जो है, हुंडरू दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि रांची में है। क्लियर? बूढ़ा घाघ लातेहार में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, धनबाद और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन सी, दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस सन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली जो है रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।